हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट होगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किस तरह से चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। अब इसके बाद गांधी जी की जो सेकंड सबसे बड़ी मूवमेंट आती है वो आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम समझते हैं कि हम इस मूवमेंट की तरफ कैसे मूव करेंगे। सबसे पहली चीज आती है फरवरी 1922 के अंदर, जब महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि मैं पूरी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दूंगा। तो उस समय ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। उनको ये चीज पता थी कि मूवमेंट बहुत जगह वायलेंट हो रही है, जैसे चौरी चौरा में हुई थी। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लीडर्स ने इसको समझाने की भी कोशिश की थी कि आप ऐसा ना करें, मूवमेंट ना बंद करें, पर ये शॉर्ट थे, फर्म थे कि इनको मूवमेंट बंद करनी ही है। और इनको अब पता था कि मुझे लोगों को, सत्याग्रहियों को प्रॉपरली ट्रेन करने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो कि मास स्ट्रगल से थक चुके थे, यानी वो नहीं चाहते थे कोई ऐसी बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स हों। वो चाहते थे हम बातचीत करके, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके कुछ कर सकें। और इसी के साथ-साथ एक एक्ट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि हमें इलेक्शन में लड़ने का अधिकार देती थी। फिर इन लोगों को लगने लगा कि जो ब्रिटिश है उनकी पॉलिसीज़ को अगर हम काउंसिल में रह के अपोज़ करेंगे, सरकार में जाके अपोज़ करेंगे और उनसे कुछ चेंजेज़ की डिमांड करेंगे, तब हम क्या कर पाएँगे, सही से अपने सिस्टम को चला पाएँगे। पर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने जैसे स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के अंदर ही, ताकि ये काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सकें, क्योंकि अभी इतनी बड़ी-बड़ी मूवमेंट से थक चुके थे। पर कुछ यंग लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू पॉलिटिक्स इससे थक चुके थे मूवमेंट से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये नए-नए लीडर्स थे, अभी यंग लीडर्स थे। ये चाहते थे रेडिकल मास एजिटेशन हो, फुल बड़े लेवल पे लोग विरोध करें और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड हो। ये लोग किसी भी तरह से ऐसे दबना नहीं चाहते थे। तो जो लोग पार्टी बना के लड़ना चाहते थे उनको बोला गया था नरम दल, ठीक है? और जो लोग लड़ना चाहते थे उनको बोला गया था गरम दल। तो ये 2 पार्ट्स में बँट चुकी थी उस समय कांग्रेस। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है, अब है ना, इसी तरह से डिबेट्स बहुत सारे चल रहे थे और इसी के साथ-साथ इंडियन जो पॉलिटिक्स है 1920 में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? द फर्स्ट ग्रेट इकोनॉमिक वर्ल्ड डिप्रेशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो डिप्रेशन है वो हमें देखने को मिलता है। उससे पहले ही उसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर के प्राइसेस धीरे-धीरे 1926 से 1930 तक गिरने लगते हैं और 1930 में आते-आते एकदम कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स नहीं, एकदम खत्म हो जाते हैं, प्राइसेस कुछ बचते ही नहीं है उसके। और जैसे-जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम होती जा रही थी, उसका जो बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी कम होता जा रहा था, तो पीजेंट्स को अब समझ नहीं आ रहा था अपना सामान बेचे तो बेचे किसको? और 1903 के समय पे गाँव में, अलग-अलग गाँव में टर्मोइल आ गया, यानी एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई जिसको कंट्रोल करा जाना बहुत मुश्किल था। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि ये जो भी चीज़ें चल रही थी, तो इस समय ब्रिटेन के अंदर एक नई सरकार बनी थी जिसका नाम था टॉरी गवर्नमेंट। तो उन्होंने एक स्टैट्यूटरी यानी टेम्परेरी कमीशन बनाया। उस कमीशन का हेड था सर जॉन साइमन, ठीक है? और इसी के साथ इस कमीशन का नाम आप गेस कर सकते हैं कि इस कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। तो ब्रिटेन में एक टॉरी गवर्नमेंट थी, उसने टेम्परेरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर में, उसका नाम था टॉरी कमीशन। इस कमीशन का काम था कि किस तरह से हम लोग जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? इंडिया जो भी चेंजेस करने वाला है, तो उसको लुक आउट करें। यानी एक तरह से कांग्रेस जिस तरह से संविधान में बदलाव कर रहा था, ये उसको देखने आए थे, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देने आए थे और उसपे सुधार करने आए थे। पर इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी? 7 लोग थे, पर सातों में से कोई भी एक सिंगल इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। ये सारे के सारे अंग्रेज इसमें भरे पड़े थे। समझ आई इतनी बात? अब अगली बात आती है, जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में आता है 1928 के अंदर, पर उसको नारे लगा के वापस भगा दिया जाता है, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। सारी पार्टी जो कांग्रेस है, जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, जो डेली साथ में काम करते थे, उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया। और इसी के साथ-साथ ये लोग चाहते थे कि वापस ये सब जो भई अब क्या है, जैसे ये लोग सारा विरोध में हो गए थे और इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से। लाला लाजपत राय, ठीक है, जो कि विरोध कर रहे थे इस पूरी चीज़ का पीसफुली, उनको जैसे लाठी चार्ज करा के उनके सर पे लाठी-लाठी मारी गई, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है कुछ ही समय बाद। तो इस कारण विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब फिर उसके बाद जो उस समय का वाइसरॉय थे, ठीक है? उस समय के जो वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन सोचते हैं कि कैसे मैं इन लोगों को अपने पक्ष में वापस करूँ, ये तो इंडिया वाले मेरे खिलाफ हो गए। तो इसलिए अक्टूबर 1929 में वो एक ऑफर देते हैं, ठीक है? उस ऑफर का नाम है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या कहता है कि इंडिया को हम आधी आज़ादी देने को तैयार हैं, यानी हम जो
रूल्स है वो आप बनाओ, पास हमारे थ्रू होंगे, और कई इस तरह की चीजें थी। एक तरह से आधी आजादी थी, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। फिर इसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है इनके ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इनवाइट करते हैं, ठीक है। पर सिंपल सी बात है, हम लोग इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थे, और जो उस समय के कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो जब उनको लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, ये टोटली गलत है, ठीक है, तो जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स यानी मैंने आपको बताया गरम दल, और ये कहेंगे नरम दल जो है मॉडरेट्स, ठीक है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग रेडिकल्स थे, और ये लोग और ज्यादा पक्के हो गए कि अब तो हम आजादी लेके रहेंगे, ये तो हमें गलत कर रहे हैं हमारे साथ ये। तो उस समय के जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे ब्रिटिश के अंदर, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो एकदम ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, आपको समझ आया कि वो उन्होंने इंडिया का फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और डोमिनेट स्टेटस देने की बात कर दी। लॉर्ड इरविन ने हमें ब्रिटेन बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, तो हमें तो ये सब चीजें पसंद नहीं आई। जो मॉडरेट थे, जो बनाना चाहते थे ब्रिटिश के साथ बातचीत करके संविधान, उनका भी जो महत्व है वो खत्म हो गया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तो सीधा थे कि भाई हमें तो जाना नहीं है। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं दिसंबर 1929 के अंदर, ये ध्यान रखना फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है ये कैंसिल हो गई है यहाँ पे, ठीक है, डोमिनेट स्टेटस ऑफर करने के बाद। फिर दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन रखा जाता है कांग्रेस का, जो कि बहुत स्पेशल सेशन होता है, एक मीटिंग होती है। जवाहरलाल नेहरू को उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इसी के साथ साथ ये लोग एक सबसे बड़ी डिमांड रखते हैं जिसका नाम है पूर्ण स्वराज, या फिर हम कहें तो फुल इंडिपेंडेंस। ये लोग कहते हैं अब हम लेके मानेंगे तो पूरी स्वराज लेंगे, आधी अधूरी आजादी वाला सिस्टम हमें तो सेट नहीं होता भाई, अगर तुम सोचो हमें सेट हो जाए। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि 26 जनवरी 1930 को ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ याद आ रहा होगा इस दिन को सोच के, 26 जनवरी 1930 को ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जो कि आज के समय 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ ये लोग प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि जो सेलिब्रेशंस वगैरह होने थे वो सब हुए, लेकिन इससे बहुत कम जिस लेवल पे इन्होंने अट्रैक्शन सोचा था वो नहीं आया। लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया पर उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। महात्मा गांधी अब ये चाहते थे कि कोई एक ऐसा तरीका हो जिससे हम अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को अपने साथ में जोड़ सकें, ठीक है, और उनको साथ में मिला सकें। कोई भी एक ऐसा तरीका इनको चाहिए था, क्योंकि ये तरीका तो इनका काम आया नहीं था। ये लोग जो इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, इन्होंने सोचा था कि लोग एकदम ऐसे जागरूक हो जाएंगे और आजादी के लिए लड़ेंगे, आजादी की खुशी को देखकर, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से गांधी जी को एक मौका मिलता है कि गांधी जी को सोल्ट एक पावरफुल सिंबल के तौर पे दिखाई देता है, जिससे हम अमीर से अमीर, गरीब से गरीब गरीब को अपने साथ में मिला सकते हैं। 31 जनवरी 1930 को कुछ ऐसा होता है कि जो गांधी जी हैं वो वायसरॉय इरविन को अपनी डिमांड्स लिखते हुए लेटर भेजते हैं, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को जो गांधी जी अपने 11 डिमांड्स को लिखते हैं, मेजर जो डिमांड्स है, और उसको ये जो लॉर्ड इरविन है इसको वायसरॉय इरविन को लेटर भेज देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें जो अधिकतर डिमांड थी वो नॉर्मल जैसे लोगों की होती है, कुछ ऐसी सी डिमांड थी, पर कुछ स्पेसिफिक डिमांड भी थी अलग अलग लोगों के लिए। जैसे एक उद्योगपति से लेके एक किसान तक, ठीक है, एक इंडस्ट्री से लेके एक पीजेंट तक, सबकी इसमें डिमांड को इंक्लूड किया गया था। और बहुत सारी इसके अंदर डिमांड रखी गई थी, जिससे ये गांधी जी चाहते थे कि मैं सबकी डिमांड पूरी करवा के, या फिर सबकी डिमांड इस खत में लग के सब लोगों को अपने साथ ला सकूं। साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो थी एबोलिश द सॉल्ट टैक्स, यानी जो आप नमक पे कर लगा रहे हो, नमक पे टैक्स लगा रहे हो, उसको आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो रिच और पुअर दोनों कंज्यूम करते थे, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज आती है, जो सॉल्ट है वो, उस पे ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली जमा रखी थी कि भाई हमारे सिवा सॉल्ट को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और महात्मा गांधी ने बोल दिया था क्लियरली कि ये ब्रिटिश का सबसे ऑप्रेसिव रूल है, यानी सबसे खराब रूल है अब तक का देखा गया, क्योंकि ये नमक तक पे टैक्स लगा रहे हैं, इतना हैवी टैक्स लगा रहे हैं, उसको कोई उस समय खरीद नहीं पा रहा है। फिर जो महात्मा गांधी है, जब ये इनको लेटर लिखते हैं तो उसमें एक अल्टीमेटम डाल देते हैं कि मेरी शर्तें, या तो तुम या तो तुम 11 मार्च तक मेरी शर्तें कंप्लीट कर दो, ठीक है, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक बड़े लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय नेगोशिएट करने को तैयार नहीं था, ठीक है, तो उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं मानता तुम्हारी शर्तें। तो गांधी जी ने शर्तों के पक्के, गांधी जी ने अपनी फेमस जो सॉल्ट मार्च है, जिसके बारे में हम कभी कभी सुनते हैं, डांडी मार्च नाम वगैरह सुना होगा, वो गांधी जी शुरू करते हैं अपने ट्रस्टेड 78 बंदों के साथ में, 78 वॉलंटियर्स के साथ में।
फिर इसके बाद इनकी जो यात्रा है 240 माइल्स की होती है और 1 माइल में 1.6 समथिंग किलोमीटर होते हैं। गांधी जी का जो आश्रम है उस समय वो साबरमती में था, ठीक है। और इसी के साथ साथ उन लोगों को पैदल चल के जो समुद्र के पास में एक गांव था डांडी, उस गांव में इनको जाना था, ताकि वहां पे जाके ब्रिटिश की फैक्ट्री के सामने ही ये लोग क्या कर सके, नमक बना सके। ब्रिटिश की उधर फैक्ट्रियां लगी हुई थी नमक बनाने की, ये चाहते थे हम उनके सामने जाके पानी को बॉयल करके नमक उनके सामने बना के दिखाएं, और उनका जो कानून है ना, सॉल्ट उनके सिवा कोई नहीं बना सकता, टैक्स लगाएंगे सब मिटा देंगे। गांधी जी ने ऐसा सोचा। 24 दिन तक ये लोग लगातार चलते हैं, हर दिन अप्रोक्सीमेट 10 माइल यानी 16 किलोमीटर चलते हैं। और बहुत सारे लोग गांधी जी को सुनने भी आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ गांधी जी यही कहते हैं कि पीसफुली हमें ब्रिटिश को डिफाई करना है, किसी भी तरह का वायलेंस का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी गांव में पहुंचते हैं, और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया 24 डेज, 11 को चले थे, 6 को पहुंच गए। इसी के साथ साथ नमक पानी से उबाल के बना के सब लोगों का विरोध करते हैं, ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, अब देखो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, उसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। जो सॉल्ट मार्च है उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी के साथ साथ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे थी, क्योंकि इस समय लोगों ने क्लियरली बोल दिया था कि हम किसी भी तरह के जो आपके रूल्स रेगुलेशन है वो नहीं मानेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग आपको बॉयकॉट तो करेंगे ही करेंगे, पर आपके कॉलोनियल लॉज को पूरी तरह से तोड़ेंगे। कंट्री की अलग अलग जगहों पे सोल्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, सोल्ट लॉ को तोड़ा जा रहा था। और जैसे जैसे मूवमेंट फैलती जा रही थी तो फिर से वही सब चीजें होने लगी, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना, लिकर शॉप को पिकेट यानी उन पे धरना देके बैठ जाना। पीजेंट्स ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया, हम किसी भी तरह का रेवेन्यू, चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स ने भी रिसाइन कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोग अब मना कर रहे थे इनको क्लियरली मुंह पे, ठीक है। और जो ट्राइबल्स थे वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर लगातार जाते चले जा रहे थे, ठीक है। वो कह रहे थे हम तो यहाँ से सामान लेंगे, आपको कर लो आप जो करना है। कॉलोनियल गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, अब कांग्रेस के लीडर्स को एक के बाद एक अरेस्ट कर रही थी, क्योंकि उनको पता था लीडर्स को अरेस्ट कर लिया तो सब चीजें सही हो जाएंगी। बहुत सारी जगहों पे इसके कारण वायलेंस भी हुए, जैसे अब्दुल गफ्फार खान है, वो गांधी जी के एक शिष्य हैं, एक तरह से बहुत अच्छे, ठीक है। तो शिष्य थे। अप्रैल 1930 के अंदर उनको जब अरेस्ट किया गया तो पेशावर के अंदर खूब दंगे हुए उस समय। और इसी के साथ साथ आर्मर्ड कार के साथ, यानी जो बैरिकेड आर्मर्ड लगी हुई कार आती है उसके साथ पुलिस को वहां से उनको लेके जाना पड़ा, और बहुत सारे लोग उस समय मारे भी गए। फिर उसी के 1 महीने बाद महात्मा गांधी वो भी अरेस्ट हो गई, ठीक है। और इसी के साथ उनके अरेस्ट होते ही शोलापुर के अंदर लोगों ने पुलिस पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लो कोर्ट, सब जगहों पे हमले करना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश का ये सबसे बुरा सिंबल था अपने दिखाने का कि हम कितने पावरफुल हैं। और इसी के साथ बहुत ब्रूटल रिप्रेशन यहाँ पे किया गया था लोगों का, बहुत बुरी तरह से उनसे बिहेव किया गया था। जो पीसफुल सत्याग्रही थे, ठीक है, उन पर भी अटैक किया गया, वुमेन और बच्चों को मारा पीटा गया, और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके उस समय जेल में डाल दिया गया था। बहुत बड़ा नंबर होता है। ऐसी सिचुएशन में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये मूवमेंट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको लगा बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सब प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो मूवमेंट इसी तरह से बंद कर देते थे। और इसी के साथ वो वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट पे आते हैं 5 मार्च 1931 को। तो डेट याद रखेंगे 5 मार्च 1931, जब वो ये वाइसरॉय इरविन के साथ एक पैक्ट करते हैं जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। और 1 साल के अंदर अंदर ही ये क्या करते हैं, अपनी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो अब देखो ना, मूवमेंट चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अब इसके बाद जो गांधी जी है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाऊंगा, पहली वाली पे हम नहीं आए थे, लंदन में वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं। पर सिंपल सी बात है, कौन सुनने वाला था, नहीं सुनी गई। गांधी जी की शर्त थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स वगैरह हैं उनको आप रिलीज जरूर कर देना। दिसंबर 1931 की अगर हम बात करते हैं तो उस समय गांधी जी जो है जैसे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, नेगोशिएशंस काम नहीं करती, चीजें बात बात नहीं बनती, जिस कारण वो गए थे। इंडिया जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जो अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू हैं, दोनों जेल में हैं। कांग्रेस को यहाँ पे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे मेजर लिए जा रहे हैं जिससे लोगों को किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करने से रोका जाए। तो महात्मा गांधी फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कहते हैं तो मैं वापस चालू कर रहा हूँ, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। पर यार ऐसे कौन हर बार सपोर्ट करेगा ना आपको, कि आप मूवमेंट चालू कर रहे हो, बंद कर रहे हो, मूवमेंट चालू कर रहे हो, बंद कर रहे हो, कोई नहीं आता। तो मूवमेंट को चलाने की कोशिश की गई 1 साल से ज्यादा के समय तक, पर 1934 में फाइनली ये जो मूवमेंट है अपने आप अपना मोमेंटम खो देती है, लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब मेन सवाल आता है पार्टिसिपेंट्स का क्या नजरिया था, जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया वो आखिर में इस मूवमेंट को किस नजरिए से देख रहे थे। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन सी कम्युनिटी थी। गांव की पहली रिच कम्युनिटी आती है यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उस समय के रिच लोग थे।
तो अच्छे कमर्शियल प्रोड्यूसर्स थे और जब प्राइसेस गिर रहे थे तो उन बेचारों को बहुत नुकसान हुआ था। इनकी कैश इनकम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं बचा था अमीर किसानों के पास। तो इन्होंने डिमांड की कि हमारा जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, रिच पीजेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे सपोर्टर थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, ये हमें देखने को मिला ही था इसके अंदर। साथ ही साथ इन लोगों ने खुद की कम्युनिटी बनाई, अपने मेंबर्स को इकट्ठा किया, अलग-अलग चीज़ों को बॉयकॉट किया, जो भी चीज़ें इनसे हो सकी इन्होंने वो किया। उनके लिए मेन जो लड़ाई थी, वो इन हाई रेवेन्यूज़ को कम करने का ही लड़ाई थी, उनके लिए स्वराज का मतलब यही था। पर वो डिसअपॉइंट तब होते हैं जब 1931 में गांधी जी मूवमेंट को बंद कर देते हैं, ठीक है? बिना किसी भी तरह के महँगाई के कम-ज़्यादा हुए। इसके कारण वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं और 1932 में वो मूवमेंट को जॉइन करने से मना कर देते हैं कि कोई मतलब तो है नहीं, मूवमेंट जॉइन कर लें, फिर वापस से यही चीज़ होनी है। अब गरीब किसानों की अगर बात करते हैं तो गरीब किसान सिर्फ रेवेन्यू यानी टैक्सेस कम करने में नहीं लगे हुए थे, बल्कि जो बहुत सारे ये जो गरीब किसान हैं, ये अलग-अलग जैसे लैंडलॉर्ड्स वगैरह है ना, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो उनसे रेंट इतना ज़्यादा लेते थे। एज़ द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड डिफिकल्ट टू पे दिस रेंट। मतलब जैसे-जैसे ये इनकम कम होती रही, जो इन लोगों की कैश इनकम फार्मर्स की कम होने लगी गरीबों की, तो अब इनको समझ नहीं आ रहा था हम जो अपना ज़मीन का रेंट है वो कैसे देंगे, और रेंट अगर नहीं होता था, नहीं पे कर पाते थे तो इनको ज़मीन से निकाल दिया जाता था। फिर उसके बाद है इन जो गरीब किसानों ने भी मूवमेंट को जॉइन किया, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट अलग-अलग लोगों को सपोर्ट किया और इसी के साथ-साथ ये लोग एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यू दैट माइट अपसेट द रिच पीजन एंड लैंडलॉर्ड। मतलब कांग्रेस को लगा था बीच में कहीं न कहीं कि अगर हम इन गरीब किसानों के इश्यूज़ को उठाएँगे ना, तो जो रिच पीजेंट्स वगैरह है वो हमसे नाराज़ ना हो जाएँ। तो इस कारण हम इनको क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। और मेन इन दिक्कत क्या थी, जो ज़मीनें हैं वो अमीर किसानों की थी। अब कांग्रेस अगर गरीब का सपोर्ट करती तो अमीर किसान नाराज़ हो जाते और गरीबों की डिमांड भी कैसी आ गई थी ना, नो रेंट कैंपेन, हम तो गारंटी नहीं देंगे। तो भई इसलिए कांग्रेस ने एक बार इनकी तरफ से मुँह मोड़ लिया, इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, गरीब किसानों को। फिर इसके बाद अगली चीज़ आती है कि अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, बिज़नेस क्लास से कैसे जुड़ी हुई है, जो बिज़नेस वाले लोग थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी ना 1914 से 1980 के बीच, तो उस समय बहुत सारे मर्चेंट्स थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे, जिनको बहुत अच्छा-अच्छा प्रॉफ़िट हुआ था, वो बहुत पावरफुल बन गए थे उस समय। अपने बिज़नेस को लगातार बढ़ाते ही जा रहे थे और इसी के साथ-साथ जो कॉलोनियल लोग अपनी पॉलिसीज़ से, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, जब अपनी पॉलिसी से इन बिज़नेसेस को कंट्रोल करना चाहते थे, तब इन लोगों ने अच्छा खासा विरोध भी किया था। और इसी के साथ-साथ उस समय जैसे देखो अलग-अलग यहाँ पे चीज़ें दी हुई है कि ये लोग जो बिज़नेसमैन थे, चाहते थे कि जो बाहर सामान हमारा जा रहा है, वो अच्छे से जाए, उसका हमें अच्छा प्राइस मिले, उस पे ज़्यादा टैक्स ना लगे और रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डिस्करेज इंपोर्ट्स। इसका ये मतलब है कि आज के समय रूपी डॉलर का जैसे एक्सचेंज होता है, तो उस समय भी ऐसे ही एक्सचेंज होता था, पर वो एक्सचेंज रेट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा था, जिस कारण ये लोग बहुत डिस्करेज हो गए थे, इनको लग नहीं रहा था वो मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इन लोगों ने ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस पार्टी या किसी और पे निर्भरता अपनी जताई, इन लोगों ने खुद से भी खुद के कुछ ग्रुप बनाए। जैसे सबसे पहला जो इनका ग्रुप था, वो था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 के अंदर। फिर अगला इनका ग्रुप था फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एफआईसीसीआई 1927 में। इन ग्रुप्स में मेन लीडर्स थे जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, डीडी बिरला, जो कि उस समय के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे, ठीक है? बहुत पैसे वाले लोग थे, आज के अंबानी, अडानी जैसे। फिर इसके बाद इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया जब ये पहली बार लॉन्च हुई और इसी के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, यानी इनको पैसा भी दिया ताकि ये मूवमेंट अच्छे से चल सके। पर उस समय मतलब जो स ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिया और किसी भी तरह के सामान का लेन-देन करने से मना कर दिया कि हम कोई भी सामान बाहर से नहीं मँगवाएँगे। अगर आप कहते हैं हमें बॉयकॉट करना है तो हम कर देंगे। बिज़नेसमैन ने हर तरीके से सपोर्ट किया। पर जब बिज़नेसमैन को पता लगा कि यार हमने इतना समय भी दे दिया इन सब चीज़ों को, हमने इनसे दुश्मनी भी ले ली ब्रिटिशर से, फिर राउंड टेबल कांग्रेस ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है और इसी के साथ-साथ अब हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, तो बिज़नेसमैन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और इसी के साथ-साथ उनको ये डर था कि अगर मिलिटेंट एक्टिविटी यानी ये हथियार-वथियार लेके लोग आ गए तो फिर बिज़नेस इनका पूरा ठप हो जाएगा, ठीक है? सारा अगर ये सिस्टम हो गया तो बिज़नेस बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इस कारण अब धीरे-धीरे जो बिज़नेसमैन थे वो भी इस मूवमेंट से दूर होने लग गए थे। जो इंडस्ट्रीज़ में लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने इस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और इसी के साथ-साथ नागपुर रीजन को छोड़ के किसी ने भी इसमें ज़्यादा कोई अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया था। फिर जो इंडस्ट्रीज़ थे वो धीरे-धीरे कांग्रेस के और करीब आते गए।
जो वर्कर्स थे वो अलग रहते गए। और सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट, कुछ वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, selectively adopting some of the idea of Gandhian program like boycott of foreign good as their own movement against low wages and poor working condition। यानी अधिकतर वर्कर्स ने तो कभी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, सिर्फ नागपुर के वर्कर्स को छोड़ के उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, पर उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी कि उन लोगों को जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट करना है, ताकि धीरे धीरे करके इस विरोध के चलते उनकी तनख्वाह यहाँ पे बढ़ा दी जाए। बहुत सारे जैसे रेलवे वर्कर्स थे, डॉकयार्ड वर्कर्स थे, उन्होंने यहाँ पे अलग अलग समय पे अपना विरोध प्रदर्शित किया था। 1930 में बहुत सारे वर्कर जो हैं, छोटा नागपुर टिन माइंस जो हैं, वहां पे गांधी कैप लगा के प्रोटेस्ट करना उन लोगों ने भी चालू कर दिया था। ये अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पे लगातार हमेशा चलते रहे थे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इनके साथ जुड़ते गए ना, तो ये जो छोटे किसान हैं या वर्कर्स हैं, इन लोगों को हमेशा ये लगा कि हम लोग कांग्रेस से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अलग हो चुके हैं और अब हम इसका हिस्सा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में होती चली जा रही थी। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमें वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला। और जो गांधी जी थे, गांधी जी के शॉर्ट मार्च के समय पे बहुत सारी वुमेन्स अपने घरों से बाहर निकल के आ गई, ताकि वो शॉर्ट मार्च में पार्टिसिपेट कर सकें और इसी के साथ वो प्रोटेस्ट कर सकें सड़कों पे आके। बहुत ये आपको वुमेन्स वगैरह इधर बच्चे वगैरह देखने को मिलेंगे लगातार बहुत सारी रो में। तो इन लोगों ने भी विरोध किया था और ये वुमेन्स अच्छे खासे घरों की थी, ऐसा नहीं था। फिर इसके बाद है बहुत सारी वुमेन जेल भी गई, ठीक है। और इसी के साथ अर्बन एरिया में जो वुमेन है हाई कास्ट फैमिली की थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ ये जो वुमेन्स हैं किसानों के घरों से भी आई हुई थी। गांधी जी ने कहा कि they began to see service to the nation as sacred duty of women, yet this increased public role did not necessarily mean, मतलब जो वुमेन्स इतना ज्यादा यहाँ पे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो बदल जाएगी। गांधी जी ने बोला कि वुमेन्स की ये सबसे पहली ड्यूटी है कि वो अपने घर का अच्छे से ध्यान रखें, एक गुड मदर और एक गुड वाइफ बने, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है कि बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस है वो कभी भी वुमेन को कोई बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं करने देती थी, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा पुरानी पॉलिटिक्स में वुमेन्स को ज्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड करने का अधिकार नहीं होता था। ऐसा नहीं था राइट नहीं था, राइट था, पर उनको वो करने नहीं देते थे। फिर हमारा इसी के अंदर एक सब टॉपिक आता है द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसी क्या चीज थी जो इसको ज्यादा आगे बढ़ने से रोक पा रही थी, ठीक है। वो था अनटचेबल्स, जिनको अछूत भी बोला जाता है, पहले बोला जाता था और आज के समय एक पूरी तरह से ये चीज पाप है, ठीक है। तो जो दलित वगैरह थे, ठीक है, जो अप्रेस क्लास के लोग थे, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ चुके थे और इनके ऊपर कोई भी ध्यान देने को उस समय तैयार नहीं था। तो उस समय गांधी जी सामने आते हैं और इसी के साथ वो कहते हैं कि हम इनको अधिकार दिलाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि डिक्लेयर दैट स्वराज 100 सालों तक हमें नहीं मिलेगी अगर हम जो अनटचेबिलिटी है उसको पूरी तरह से खत्म ना कर देते हो। तो उन्होंने बोला कि अनटचेबल्स नहीं है, ये तो हरिजन है, हरिजन यानी भगवान के बच्चे हैं ये लोग। और इसी के साथ साथ इनको टेम्पल्स, और गांधी जी ने ऐसे मतलब वो सत्याग्रह किए कि इनको टेम्पल्स में आने देना, पब्लिक वेल से पानी भी नहीं देना, टैंक रोड स्कूल वगैरह सब इनके लिए बनवाना, ये सब चीजें कई गांधी जी ने यहाँ पे शुरू करवाई। और इसी के साथ साथ जो ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, मतलब उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किया था कि वो बता सके कि जो भंगी का काम है वो एक तरह से भलाई का ही काम है, कि वो हमारे लिए ये काम कर पा रहा है और हम उसको अछूत मान रहे हैं। बहुत सारे दलित लीडर ऐसा ऐसे थे कि वो पॉलिटिकली अब कंट्रोल करना चाहते थे हर चीज को। तो उन्होंने खुद की पार्टीज बनाना शुरू किया, रिजर्व सीट लेना शुरू किया और ऐसे इनकी करते करते धीरे धीरे पावर बढ़ती गई। पॉलिटिकली इनको एम्पावर रखा गया, पावर दी गई इनको, हमेशा दलित पार्टिसिपेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया गया। और इसी के साथ साथ ये जो कांग्रेस है उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस है, उसमें दलित का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी लिमिटेड था। महाराष्ट्र और नागपुर रीजन से ही हमें अधिकतर लोग देखने को मिल रहे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि उस समय दलित का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में ग्रुप बनाते हैं। और इसी के साथ इनकी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर की जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उस पर बात बैठती नहीं है दोनों की, दोनों का खुद का भी क्लैश हो जाता है अपनी अपनी बातों पे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक समय पे अम्बेडकर की डिमांड को मान भी लेती है, पर गांधी जी क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं कि जब तक मरूंगा नहीं, जब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो। फिर उसके बाद है ना, वो जो अम्बेडकर जी हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे दलित के लिए। पर गांधी जी कहते हैं अगर सेपरेट इलेक्टोरेट एक बार दे दिए ना तो देश बिखर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए अंबेडकर और गांधी जी में एक डील डिसाइड होती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह हम रिजर्वेशन दे देते हैं इनको, वो ज्यादा बेटर है। तो सितंबर 1932 में इन लोगों को रिजर्वेशन दी गई, ठीक है। और इसी के साथ साथ जितने भी ये डिप्रेस क्लासेस हैं इनको बोला गया शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखे हुए हैं। तो इनके लिए अलग अलग जगह पे रिजर्वेशन दी गई ताकि ये लोग भी इलेक्शन का हिस्सा बन सकें और ये सारी चीजें खत्म हो सके। फिर बहुत सारे जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया के अंदर, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेके क्या विरोध करें, इसमें जाएं नहीं जाएं। जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो तो खत्म हो गई थी बहुत पहले ही, और उस कारण मुसलमानों को लगा था कि कांग्रेस हमसे अलग हो चुकी है, कांग्रेस हमारा साथ नहीं देना चाहती। कांग्रेस ओपनली जो हिंदी हिंदू रिलीजियस लोग हैं उनका साथ दे रही है, जैसे हिंदू महासभा और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का। साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम के रिलेशन है वो काफी ज्यादा पिछड़ चुके थे, बहुत ज्यादा खराब होने लग गए थे, और हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ अब नॉर्मली कहीं भी देखने को मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी दो कम्युनिटीज के बीच में। फिर इसके बाद आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फाइनली अलायंस बनाया, ठीक है। और 1927 में हमें देखने को मिला इनकी यूनिटी वापस दिखाई दी हमें। अब मेन जो डिफरेंस था आगे आने वाली असेंबलीज में, वो क्वेश्चन बनता है कि क्या मतलब किस तरह से इनकी कंडीशन रहेगी। फिर इसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिन्होंने मुस्लिम लीग का निर्माण किया था। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, लेकिन मुस्लिम्स को बोल दिया गया आपको सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन दे देंगे, इसलिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड तो करो ही मत, गलती से भी हमसे हम देंगे नहीं आपको। बहुत सारी नेगोशिएशंस हुए, सब चीजें हुए, लेकिन मेन चीज कहाँ बिगड़ी जब 1928 में एम आर जयकर जो हिंदू महासभा के लीडर थे, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम किसी भी तरह का इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रो में नहीं आएंगे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो कैसा एटमॉस्फेयर था, सब लोग सस्पिशन में थे, डर में थे, उनको पता नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। और इसी के साथ कुछ सेक्शंस कांग्रेस से, जैसे मुस्लिम है, गरीब लोग हैं, कांग्रेस से खुद को अलग मांग के अपना अलग स्ट्रगल एक अलग से लॉन्च कर रहे थे। और उनको ये डर लग रहा था बहुत सारी कम्युनिटीज को कि कहीं हमारी कम्युनिटी खत्म ना हो जाए, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लास्ट टॉपिक है, हम अगले वीडियो में कवर करते हैं इसको, फोर्थ मॉड्यूल को। और आई होप आपको ये वीडियो लाइन टू लाइन समझ आया हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।